नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564809606097523864555 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, इस वीडियो हम लोग यूपी ट्रिपल पीटी के लिए कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट को कवर करेंगे। वीडियो आप लोग देखते जाइएगा और कम से कम समय आपको रिवीजन कराया जा रहा है। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, यूपीएससी RO, BO, APS सहित हमारे कई पेड ग्रुप चल रहे हैं। अगर आप इन पेड ग्रुप जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारे दिए गए नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग भारतीय संविधान से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लेंगे। संविधान सभा द्वारा जो है 26 नवंबर 1949 को हमारा जो संविधान है वो पारित किया गया था और 26 जनवरी 1950 को जो है यह प्रभावी हुआ था। और यही कारण है कि प्रत्येक वर्ष जो है 26 नवंबर को भारत के संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है और 26 जनवरी को भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो संविधान सभा द्वारा जो है हमारा जो संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था और यह प्रभावित आपका 26 जनवरी 1950 को यह प्रभावी हुआ था। वर्तमान में हमारे संविधान में 22 भाग हैं, 395 आपका मुख्य अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं। तो आइए हम लोग इनके प्रमुख जो भाग हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र है और इसका जो उल्लेख है वो आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक किया गया है। भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है और यह आर्टिकल 5 से 11 के मध्य दिया गया है। संविधान के भाग 3 ये आपका मौलिक अधिकार संबंधित है और यह जो आपका आर्टिकल 12 से 35 तक है। और भाग 4 में भारत राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिया गया है और इसका जो उल्लेख है वो आर्टिकल 36 से 51 में दिया गया है। भाग 4 का है यह आपके मूल कर्तव्य संबंधित है और ये आर्टिकल 51 का में दिया गया है। भाग 5 यह संघ के शासन व्यवस्था संबंधित है, जिनमें आपका राष्ट्रपति, प्रधान, आपका मंत्रिपरिषद, संसद और सर्वोच्च न्यायालय आदि जो है इसमें आते हैं और इसका जो उल्लेख है आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक इसका उल्लेख किया गया है। भाग 6 यह राज्यों के शासन संबंधित है, इसका जो उल्लेख है आर्टिकल 152 से लेकर 237 तक दिया गया है। भाग 7 को जो है सातवां जो संशोधन किया गया था 1956 में, इसके द्वारा इसे जो है निर्देशित कर दिया गया है। आर्टिकल आपका भाग 8 जो है इसमें संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है और इसका जो उल्लेख है वो आर्टिकल 239 से लेकर 242 तक इसका उल्लेख किया गया है। भाग 9 जो कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, पंचायतों का उल्लेख संविधान के किस भाग में है, तो आपके भाग 9 में है और यह आर्टिकल 243 से लेकर 243 तक जो है इसका उल्लेख किया गया है। भाग 9 का यह नगर पालिका का उल्लेख इसमें किया गया है और यह आर्टिकल 243 से लेकर 243 तक इसका उल्लेख किया गया है। भाग 10 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र संबंधित है, इसका जो उल्लेख है वह आर्टिकल 244 से लेकर 244 का तक इसका उल्लेख किया गया है। भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध का वर्णन किया गया है और यह आर्टिकल 245 लेकर 263 तक इसका उल्लेख किया गया है। संविधान के भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविधाएं और वाद संबंधित है और इसका जो उल्लेख है वो आर्टिकल 264 लेकर 300 का में किया गया है। भाग 13 यह भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम का उल्लेख किया गया है और इसका जो उल्लेख है आपका आर्टिकल 301 से लेकर 307 के मध्य किया गया है। भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन लोक सेवाओं का वर्णन है और इसका जो उल्लेख आर्टिकल 308 से लेकर 323 तक किया गया है। भाग 14 का जो आपका अधिकरण है इसका जो उल्लेख है यह आर्टिकल 323 से लेकर आर्टिकल 323 ख तक इसका वर्णन किया गया है। संविधान के भाग 15 में जो है निर्वाचन आयोग का वर्णन किया गया है और इसका जो उल्लेख है आपका आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक इसका उल्लेख किया गया है। यह कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है। आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक। भाग 16 जो है कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध किया गया है और यह आर्टिकल 330 से लेकर 342 तक इसका उल्लेख है। राजभाषा का जो उल्लेख हुआ भाग 17 में इसका उल्लेख किया गया है और यह 343 से लेकर 351 तक इसका उल्लेख है। और आपात उपबंध जो है भाग 18 में दिया गया है
इसका जो उल्लेख है 352 से लेकर 360 आर्टिकल तक इसका उल्लेख है। प्रकीर्ण का जो उल्लेख है वह संविधान के भाग 19 में है और यह आर्टिकल 361 लेकर 367 तक है। और भाग 20 में जो है संविधान के संशोधन जो होते हैं उसका जो उल्लेख है भाग 20 में किया गया है और यह आर्टिकल 368 आता है। कई बार डायरेक्ट परीक्षा में पूछा जाता है कि संविधान के संशोधन का उल्लेख किस संविधान संशोधन में है, किस आर्टिकल में है, तो यह आपका आर्टिकल 368 होगा और यह भाग 20 संबंधित है। और भाग 21 जो आपका अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध है, इसे आर्टिकल 369 से 392 के मध्य रखा गया है। और भाग 22 आपका संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन संबंधित है और इसका जो लेख है आर्टिकल 393 से लेकर 395 तक किया गया है। इस प्रकार जो है भारतीय संविधान के जो 22 भाग हैं उनको हम लोग देख लिए हैं। और आगे हम लोग देखते हैं जो आपकी परीक्षा के लिए कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं, डायरेक्ट जहाँ से प्रश्न पूछता है उसको हम लोग एक बार क्विक रिवीजन करेंगे इनका। आर्टिकल 1 में संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र है। आर्टिकल 2 में नए राज्य का प्रवेश या स्थापना संबंधित है। आर्टिकल 12 आपका राज्य की परिभाषा दी गई है आर्टिकल 12 में। अनुच्छेद 12 में आपका विधि की समझ समानता है। और आर्टिकल 15 में जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान और वंश के आधार पर जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 जो है लोक नियोजन में अवसर की समानता है। अस्पृश्यता का जो अंत है आर्टिकल 17 में दिया गया है। उपाधियों का अंत आपके आर्टिकल 18 में दिया गया है। यहाँ पर जो है शुरुआती आपका 14, 15, 16, 17 और 18 यह जो 5 अनुच्छेद हैं यह समानता का अनुच्छेद है और यह काफ़ी इंपॉर्टेंट आपकी परीक्षा के लिए है। सीधी परीक्षा में पूछता है अस्पृश्यता का अंत किस आर्टिकल में दिया गया है, तो आपके 17 में है। उपाधियों का अंत आपका 18 में दिया गया है। वाक की स्वतंत्रता आपके आर्टिकल 19 में दिया गया है। प्राण व दैहिक स्वतंत्रता आपके आर्टिकल 21 में दिया गया है। 21 का में 6 से 14 वर्ष तक बच्चों के शिक्षा का अधिकार का वर्णन किया गया है। आर्टिकल 23 में मानव के दुर्व्यवहार और बलात्श्रम के वर्णन किया गया है। आर्टिकल 24 में कारखानों में बालक का नियोजन का प्रतिशत बताया गया है। आर्टिकल 25 में धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता बताई गई है। आर्टिकल 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता दी गई है। आर्टिकल 29 में इसी प्रकार से अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का जो है संरक्षण के बारे में चर्चा की गई है। संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार का वर्णन आपका आर्टिकल 32 में है और इसके तहत जो है मौलिक अधिकारों को उल्लंघन की स्थिति में व्यक्ति न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार देता है और जिसमें जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षण ये 5 रिट जो है जारी कर सकता है। और साथ में जो है इसके अलावा आर्टिकल 226 के तहत यह अगर मौलिक अधिकार का हनन होता है तो जो व्यक्ति है वह उच्च न्यायालय जा सकता है। इसके लिए जो है इसका प्रावधान आर्टिकल 226 में भी किया गया है। इसके तहत जो मौलिक अधिकार हनन होने पर उच्च न्यायालय जा सकता है और हाई कोर्ट जो आपका आर्टिकल 32 के तहत जा सकता है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के संगठन की चर्चा की गई है और आर्टिकल 48 का में पर्यावरण, वन और वन्यजीवों की रक्षा के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 49 में राष्ट्रीय स्मारक स्थानों और बस्तियों को संरक्षण के बारे में बताया गया है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए जो वर्णन किया गया है अनुच्छेद 51 में इसका वर्णन किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा हमारे जो मूल कर्तव्य हैं उसको आर्टिकल 51 का में दिया गया है। और भारतीय संविधान के 4A में 42वें संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था इसके माध्यम से मौलिक कर्तव्यों को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अध्यक्षता में जो है इसको जोड़ा गया था और स्वर्ण सिंह समिति ने केवल 8 मौलिक कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया था, परंतु जो जोड़े गया था वो आपके 10 कर्तव्य जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा। और इसके पश्चात बाद में जो है 51 का में वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। जो 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था वो वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था शिक्षा के लिए। आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति पद का प्रावधान का वर्णन किया गया है और राष्ट्रपति जो निर्वाचन होता है इसके लिए आर्टिकल 54 दिया गया है। इसमें जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में चर्चा की गई है। आर्टिकल 60 जो है यह राष्ट्रपति के शपथ के बारे में वर्णन किया गया है और राष्ट्रपति को शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है और राष्ट्रपति जो कार्यकाल होता है वह 5 वर्ष का होता है और राष्ट्रपति जो है अपना जो इस्तीफा है वह उपराष्ट्रपति को पत्र लिखकर देता है। तो शपथ जो आपका मुख्य न्यायाधीश दिलाता है भारत का और त्यागपत्र जो है उपराष्ट्रपति को यह दे सकता है।
राष्ट्रपति पर महाभियोग जो चलाने की प्रक्रिया है वह आर्टिकल 61 में दी गई है। और महाभियोग जो है संसद के किसी भी सदन द्वारा प्रस्ताव लाया सकता है और इसके लिए जो है सदन के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से पास होना जरूरी है और इसके बाद जो है दूसरे सदन में विचार के लिए भेजा जाता है। तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग है वह चाहे राज्यसभा चाहे लोकसभा किसी से भी प्रारंभ किया जा सकता है। उसके लिए जो है कुल सदस्य के 2/3 बहुमत से पास होना जरूरी है। भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, इसका जो उल्लेख आपके आर्टिकल 63 में किया गया है। और उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, वो आपके आर्टिकल 64 में दिया गया है। अनुच्छेद 65 में राष्ट्रपति के पद की रिक्त पर उपराष्ट्रपति के कार्य, अगर राष्ट्रपति अनुपस्थित होता किसी कारण से तो जितना भी कार्यभार होता है वह उपराष्ट्रपति करता है। इसका जो उल्लेख है वह आपके आर्टिकल 65 में दिया गया है। आर्टिकल 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से किया जाएगा, इसका जो उल्लेख आपका आर्टिकल 66 में दिया गया है। उपराष्ट्रपति की पदावधि 5 वर्ष होती है, इसका जो उल्लेख आपका आर्टिकल 67 में किया गया है। उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ ये आपके आर्टिकल 69 में दिया गया है। क्षमादान की जो शक्ति है वह आर्टिकल 72 में किया गया है। राष्ट्रपति किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति की सज़ा को माफ़ करने, राहत देने या सज़ा में छूट देने या उसकी सज़ा को निलंबित करने, कम करने की शक्ति प्रदान करता है। तो यह जो सभी जो प्रावधान है आपके आर्टिकल 72 में दिया गया है क्षमादान की शक्ति। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए जो मंत्रिपरिषद है उसका जो लेख है आपके आर्टिकल 74 में किया गया है। और भारत का एक महान न्यायवादी होगा, इसका जो लेख है आर्टिकल 76 में किया गया है। और भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार जो होता है आपका भारत का महान न्यायवादी होता है। और वर्तमान में जो इस पद पर हैं आर वेंकट रमनी जो है भारत के वर्तमान महान न्यायवादी हैं। संसद का गठन आर्टिकल 79 में किया गया है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं संसद में जो है राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा आती है। इन तीनों को मिलाकर जो है संसद बनती है। संसद के अंतर्गत जो है राज्यसभा की जो संरचना है इसका उल्लेख आर्टिकल 80 में किया गया है। और लोकसभा की संरचना जो उल्लेख किया आपके आर्टिकल 81 में किया गया है। अनुच्छेद 108 जो है कुछ दशाओं के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। संयुक्त बैठक जो बुलाई जाती है वह राष्ट्रपति जो है वो संयुक्त बैठक बुलाता है और इसकी जो अध्यक्षता है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है। धन विधेयक की जो परिभाषा का प्रावधान है वो आपके आर्टिकल 110 में है। लोकसभा में पारित होने के उपरांत जो है राज्यसभा के लिए विचार के लिए भेजा जाता है। जो धन विधेयक होता है वह सर्वप्रथम लोकसभा में पारित कराया जाता है और इसके पश्चात जो है राज्यसभा में भेजा जाता है और 14 दिनों के अंदर स्वीकृति देनी होती है राज्यसभा को। अगर राज्यसभा जो है स्वीकृति नहीं देता है तो भी जो है वह मान लिया जाता है। तो इम्पॉर्टेंस सिर्फ इतना है कि धन विधेयक की जो परिभाषा है जो उल्लेख आपका आर्टिकल 110 में है और इसे जो है कौन सा विधेयक धन विधेयक है इसका जो निर्णय है वह लोकसभा अध्यक्ष करता है। और धन विधेयक जो है सर्वप्रथम जो आपका प्रस्तुत किया जाता है वो आपके लोकसभा में सर्वप्रथम प्रस्तुत किया जाता है और 14 दिन के अंदर जो है स्वीकृति देनी होती है राज्यसभा को। इस प्रकार कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद को हम देख लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो हम लोग जो आगे के इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं उनको देखेंगे। आगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की सूची। तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र आपके महाराष्ट्र में है। रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र राजस्थान में है। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र आपके तमिलनाडु में है। कैगा आपके कर्नाटक में है। काकरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र आपके गुजरात में है। नौरारा उत्तर प्रदेश ये आपके बुलंदशहर में है अपना। जैतापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र आपके महाराष्ट्र में है। कुछ भारत के प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाओं को देख लेते हैं। हीराकुंड परियोजना आपके महानदी पर है और उड़ीसा में है। भाखड़ा नांगल परियोजना आपके सतलज नदी पर है। टिहरी बांध परियोजना आपके उत्तराखंड राज्य में भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर ये आपका है टिहरी बांध परियोजना। सरदार सरोवर परियोजना आपके नर्मदा नदी पर है। केन बेतवा लिंक परियोजना यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के साझी परियोजना आपके केन बेतवा लिंक परियोजना है। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर आपके आंध्र प्रदेश में है। दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर आपके जम्मू कश्मीर में है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर और जम्मू कश्मीर में है। राणा प्रताप सागर परियोजना चंबल नदी पर आपके राजस्थान में है। पंचेत बांध ये आपके दामोदर नदी पर है। नाथपा झाकरी परियोजना सतलज नदी पर आपके हिमाचल प्रदेश में है। पोचमपाद परियोजना आपके गोदावरी नदी पर आपके कर्नाटक में है। नर्मदा नदी पर इससे कुछ प्रमुख परियोजना है जिनमें आपका नर्मदा सागर परियोजना आपके मध्य प्रदेश में है। ओंकारेश्वर परियोजना आपकी यह भी आपके मध्य प्रदेश में है।
महेश्वर परियोजना यह भी आपके मध्य प्रदेश में है, और सरदार सरोवर परियोजना आपके गुजरात में है। तो ये सभी परियोजना आपके नर्मदा नदी पर है। टिहरी जो है, टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है, और केन और बेतवा जो दोनों नदियां हैं, यह दोनों ही जो है यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। तो यह भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनको भी नोट करते चलेगा। भारत के कुछ प्रमुख जलप्रपात उनको हम लोग देख लेते हैं। चुलिया जलप्रपात यह चंबल नदी पर, यह आपके राजस्थान में है। हुंडरू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर है, और यह आपके झारखंड में स्थित है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी आपके मध्य प्रदेश में है। कपिल धारा जलप्रपात नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में है। जोग जलप्रपात शरावती नदी आपके कर्नाटक में है। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी आपके कर्नाटक में है। दूध सागर जलप्रपात आपकी मांडवी नदी पर है। और कुंचिकल जलप्रपात यह वरावी नदी पर स्थित है, और यह कर्नाटक में स्थित है। और कुंचिकल जलप्रपात जो है यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कुछ अन्य सब्जेक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट उनको हम लोग देख लेते हैं। चीनी यात्री ह्वेंगसांग जो है, जिसे यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है, और इसने जो पुस्तक लिखी थी सीयूकी नामक जो है पुस्तक लिखी थी, और यह भारत की यात्रा पर 629 ईस्वी से लेकर 644 ईस्वी तक भारत की यात्रा की थी। और यह जो है हर्षवर्धन के कार्यकाल में भारत आया था, और इसने जो है ह्वेंगसांग को इसने जो है भारत को इनतु चंद्रमा कहकर जो है संबोधित किया था। बॉम्बे योजना वर्ष 1944 में शुरू किया गया था। गांधीवादी योजना आपके 1944 में शुरू किया गया था। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक जो पुस्तक है ये 1890 में अल्फ्रेड मार्शल द्वारा लिखी गई थी। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक जो पुस्तक है 1890 में अल्फ्रेड मार्शल द्वारा लिखी गई थी। और जन योजना जो है ये आपके 1945 में शुरू की गई थी, और यह जो योजना का प्रतिपादन किया था वह एम.एन. रॉय जी ने इस योजना का प्रतिपादन किया था, जन योजना का, जो वर्ष 1945 में शुरू की गई थी। इंदिरा आवास योजना 1950 में शुरू की गई थी, और जवाहर योजना 1989 में शुरू की गई थी, और यह जो है 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जो शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में 8वीं पंचवर्षीय योजना जो चल रही थी उसी के मध्य जो है इसे शुरू किया गया था। मध्याह्न भोजन जो योजना शुरू की गई थी 1995 में 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी। परीक्षा में डायरेक्ट पूछेगा आपके कि मध्याह्न भोजन योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी, आपकी 8वीं पंचवर्षीय योजना में। और प्रधानमंत्री रोजगार योजना यह भी आपके 8वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी। इस प्रकार से प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार जो है सर्वाधिक वनावरण कुल क्षेत्रफल से देखा जाए तो सबसे अधिक क्षेत्रफल आपका मध्य प्रदेश में है, दूसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश में, और तीसरे स्थान आपका छत्तीसगढ़ है। तो ये 3 जो राज्य हैं सबसे अधिक वनावरण वाले राज्य हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत 9 फरवरी 2015 की गई थी। 13 जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की गई थी। और वर्ष 1901 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन में एक स्कूल शुरू किया था, जो बाद में वर्ष 1918 में विश्व भारती के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया, और एक सैनिक मंगल पांडे ने 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के अपने एजुडेंट पर आक्रमण कर उसकी हत्या कर दी थी। तो मंगल पांडे जो है वह 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के एक सैनिक थे। और 1857 के विद्रोह में भारत के गवर्नर जनरल जो थे वह लॉर्ड कैनिंग था, और विद्रोह के समय जो है लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के दोषों और ब्रिटिश राजनीति के उतार चढ़ाव के कारण 1784 में एक कानून बनाया गया जिसका नाम पिट्स इंडिया एक्ट रखा गया था। मुहम्मद शाह रोशन अख्तर शाहजहां द्वारा बनाए गए मयूर सिंहासन बैठने वाला अंतिम शासक था। 14 जनवरी 1761 को अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच जो है पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, जिसमें मराठों की हार हुई थी। और पानीपत के तीसरे युद्ध के समय जो है मुगल शासक जो था वह शाह आलम द्वितीय था। सर थॉमस रो जेम्स प्रथम के दूत के रूप में 18 सितंबर 1615 में सूरत पहुंचा था, और 10 जनवरी 1616 को जो है थॉमस रो जहांगीर से मिलने अजमेर पहुंचा था। यह भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की थी, और बाद में इस पार्टी को अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ में जो है परिवर्तित कर दिया गया था। 12 से 24 सितंबर 2024 तक विश्व की सबसे बड़ी बाइक रेसिंग जो प्रतियोगिता मोटो जीपी 2023 का जो आयोजन किया गया है ये आपके उत्तर प्रदेश के नोएडा जिले में किया गया है। कुछ प्रमुख त्यौहार हैं जो राज्य द्वारा मनाए जाते हैं। माघी पूर्णिमा आपके छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। अम्बुबाची मेला और भोगाली बिहू जो है आपका ये असम में मनाया जाता है। उगादी त्यौहार आपका कर्नाटक मनाया जाता है।
मोनपा महोत्सव अरुणाचल प्रदेश का एक प्रमुख त्यौहार है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की जो संख्या बढ़ाने की जो शक्ति है आपके संसद के पास है। लोकसभा अध्यक्ष निर्णय लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका जो निर्णय आपके कोई लोकसभा अध्यक्ष लेता है। आर्टिकल 51 का अंतर्गत जो है कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं, इनको बता ही दिया गया है और इसे जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 तक जो है संविधान में शामिल किया गया था और 2002 में जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें 11वां मौलिक कर्तव्य जो है जोड़ा गया था। विधान परिषद सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य के विधानसभा कुल सदस्यों की 1/3 से अधिक नहीं होगी, लेकिन सदस्यों की संख्या जो है वो 40 से कम नहीं हो सकती है। बात करते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में लोग जो आपके विधानसभा सीटें आपकी है वो 43 है और विधान परिषद जो सीट आपकी 100 है टोटल। 84वां संविधान संशोधन जो 2001 हुआ था, इसके तहत 2026 तक लोकसभा की मौजूदा सीटों की कुल संख्या में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। यदि कोई कार्य करना है तो लोकसभा में कम से कम 55 सदस्य और राज्यसभा में कम से कम 25 सदस्य होने चाहिए, जिसे हम लोग गणपूत कहते हैं। और गणपूत सदस्यों की जो संख्या होती है वो कुल सदस्यों की 1/10 होती है, 1/10 होती है। कुछ साइंस के फैक्ट हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं। लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होने के कारण जो है ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है और लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होने के कारण जो है खतरे के संकेतों के लिए लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश के प्रकीर्णन कारण ही जो है सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य जो है लाल दिखाई देता है। एक सामान्य स्वस्थ मानव आँख के लिए अस्पष्ट दृश्य की जो न्यूनतम दूरी होती है आपकी 25 सेंटीमीटर मानी जाती है और निकट दृष्टिरोग जिसे हम लोग माइपिंग नाम जानते हैं दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। विटामिन के, विटामिन 12, विटामिन डी जो है ये हमारे शरीर में ही इनका निर्माण होता है। रेटिनाल विटामिन ए की कमी से जीरोप्थेल्मिया रोग होता है। रतौंधी जो रोग होता है वो आपके विटामिन ए से होता है। खनिज लवण फास्फोरस वह तत्व है जो हमारे शरीर में अम्लता और क्षारीयता के लिए जो है संतुलन बनाने का जो है कार्य करता है। आग निरोधक कपड़े बनाने में एल्युमिनियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। एलिथ्रिन एक संश्लेषित पैराथ्रॉक्सिन कीटनाशक है, इसका उपयोग जो है मच्छर भगाने वाली दवाओं में किया जाता है, जैसे गुड नाइट वगैरह में जो है इसका उपयोग किया जाता है। सफ़ेद फास्फोरस जब हवा में और अंधेरे में रखा जाता है तो स्वतः जो है ये दीप्तमान हो जाता है और इसका जो उपयोग जो है माचिस के निर्माण में लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। माचिस के निर्माण में लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। बोरिक अम्ल का प्रयोग एंटीसेप्टिक के रूप में होता है और कीटनाशक के रूप में बोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड और शुष्क बर जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में कृत्रिम वर्षा में इसका उपयोग किया जाता है। सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड तथा शुष्क बर्फ जिसे हम लोग CO2 का नाम जानते हैं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में जानते हैं, इसका जो प्रयोग है कृत्रिम वर्षा के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। कापर सल्फेट को नीला थोथा भी कहा जाता है, जिसका उपयोग कवकनाशी, शैवालनाशी आदि के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। भारत के 4 उत्तर पूर्वी राज्य जिनमें अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर और मिजोरम है, ये जो 4 राज्य हैं ये सभी म्यांमार साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। और भारत के 8 राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है। इनमें आपका गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन सभी 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। इस प्रकार हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उनका हम लोग क्विक रिवीजन किए हैं। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।